हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन हब। सबका स्वागत करता हूं। और ये चैप्टर 61 जो चल रहा है, इसका पार्ट 3 है। ये इनफैक्ट फाइनल पार्ट है इस चैप्टर का। ये सीरीज इंडियन पॉलिटी की है, जहां पे रेफरेंस मैंने लक्ष्मीकांत के बुक से लिया है। ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एज फार एज द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड। यहाँ पे आपको इस सीरीज में कंप्लीट इंडियन पॉलिटी को मैं कवर कर रहा हूँ लक्ष्मीकांत के बुक से। एक और मेरी सीरीज है जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे मैंने रेफरेंस रमेश सिंह के बुक से लिया हुआ है, और इसके साथ मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है ताकि आपको नोट मेकिंग वाला जो काम है वो आपका आसान हो जाए। नोट ऑलरेडी आपको पीडीएफ के तौर पे इस सीरीज में मिल रहा है, एंड इस सीरीज का भी नोट मैं जैसे सीरीज कंप्लीट होगी, और करीब 18-19 चैप्टर हैं इसके बाद, उनको खत्म करने के बाद मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा ताकि आपका नोट मेकिंग का काम इसका भी आसान हो जाए। एंड इनफैक्ट आपको वीडियो देखनी है, उसके बाद बस और बस आपको नोट रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। इससे क्या होगा, आपका जो टाइम है वो बचेगा। मैं चाहता हूँ कि आपका इम्पोर्टेंट टाइम बच जाए और आपको बहुत ही क्रूशियल कंटेंट मिले, बहुत ही प्रिसाइजली आपको कंटेंट सारा मिल जाए, और आपका जो बर्डन है मैं थोड़ा सा भी कम कर सकूं तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा। इससे पहले बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरी लेटेस्ट वीडियोस की मिलती रहे। तो ये आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा, यहाँ पे मेरे हैंड रिटन नोट को मैंने पिक्चर लेके इसको स्लाइड्स में डाला हुआ है। एक्चुअली मैं कहीं गया हुआ था और लैपटॉप नहीं ले जा पाया वहाँ पे, लेकिन मैं अपना हमेशा बुक और पेन पेपर अपने साथ रखता हूँ ताकि अगर मुझे कहीं ऐसी जगह मौका मिला जहाँ पे लैपटॉप यूज़ नहीं कर सकते, बट बुक और पेपर पेन से अगर नोट बना सकूँ तो बनाता हूँ। तो वैसा मैंने बना के जब नोट बना ही लिया था तो मैंने सोचा कि इसी को पेस्ट करके आपको क्लास में रिप्रेजेंट कर देता हूँ। थोड़ा सा हो सकता है, आई एग्री कि थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर विजन नहीं, मतलब जो वर्ड्स हैं कई बार नहीं समझ में आएंगे, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा तो आपको समझ में सारी चीज़ें आएंगी बड़े आसानी से आएंगी। और बनेगा उस वीडियो में। स्टार्ट करता हूँ। पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि लोकपाल एंड लोकायुक्त जो एक्ट है 2013 में आया था, ठीक है। बहुत सारे एफर्ट डालने के बाद सरकार 9 बिल लाके फेल हो गई, 9 बिल पास नहीं कर पाई। उसके बाद 10वां बिल ये था जो कि पास हुआ और फाइनली लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 बना। ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट का बैकग्राउंड थोड़ा सा समझ लो कैसे ये इवॉल्व हुआ। तो वर्ल्ड में इनफैक्ट बहुत ही बृहद तौर पे ये डिमांड आ रहा था कि करप्शन बढ़ रही है, तो कोई जो मैकेनिज्म होना चाहिए पब्लिक के ग्रीवांस का, मतलब कि जो जनता है वो उनके अंदर ग्रीवांस हो रही थी सरकारी अधिकारियों नेताओं के प्रति कि भाई ये करप्ट होते जा रहे हैं, तो उनका रिड्रेसल करने के लिए उन ग्रीवांसेस का वर्ल्ड में, इनफैक्ट हमारी कंट्री में एक लॉन्ग डिमांड देखा गया था कि कोई तो ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल थिंग होनी चाहिए ताकि इन करप्ट अधिकारियों, इन करप्ट नेताओं पे नकेल कसा जा सके। उसी के बाद लॉन्ग डिमांड होने के बाद करप्शन की वजह से एक ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी 2011 में बैठी। ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी 2011 में बैठी, और इसमें बेसिकली 5 नॉमिनी थे गवर्नमेंट के, ठीक है। 5 नॉमिनी यहाँ पे देख रहे हो सरकार के थे, गवर्नमेंट, एंड 5 थे अन्ना हजारे के। अन्ना हजारे का उस समय मूवमेंट चल रहा था 2010-11 में, ठीक है। ये अन्ना हजारे का मूवमेंट का टाइम था जब वो फास्ट कर रहे थे कंटिन्यूअसली, और इनके सपोर्ट में बहुत लोग आए, बहुत ही बृहद इनको सपोर्ट मिला इस पे, लोकपाल बिल पे। ये लोकपाल को लाने के लिए ही आंदोलन कर रहे थे। तो अन्ना हजारे के 5 नॉमिनी, इंक्लूडिंग अन्ना हजारे भी इसमें साथ में थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी में। 5 थे सरकारी लोग और 5 थे अन्ना हजारे को मिलाकर 4 और उसमें ऐड कर दो तो 5 अन्ना हजारे के टीम से थे। तो ये लोगों को काम दिया गया कि भाई आप लोग ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी में आप काम करें और एक ड्राफ्ट बनाएं ताकि उसको ड्राफ्ट को बिल के तौर पे पेश किया जाए और उसको एक्ट बनाया जाए। साथ में इनपुट और लिया गया, जितने भी सीएम्स थे स्टेट के, लगभग सारे सीएम ने अपना इनपुट दिया, पॉलिटिकल पार्टी से भी इनपुट लिया गया और एक ड्राफ्ट बना, एक ड्राफ्ट लोकपाल बना
ठीक है, जिसको लोकसभा में रखा गया। लोकसभा में जब ये ड्राफ्ट लोकपाल आया, ये ड्राफ्ट लोकपाल जब लोकसभा में आया तो लोकसभा ने इसको रेफर कर दिया। एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस लॉ जस्टिस को इसने हैंड ओवर किया कि भाई आप इसको स्टडी करें और रिकमेंड करें कि क्या ये ड्राफ्ट लोकपाल में कोई अमेंडमेंट चाहते हैं। एक्सपर्ट लोग बैठते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में, ठीक है। तो इनको ये रेफर किया गया कि इसमें आप रिसर्च करें और जो लूप होल्स हैं वो निकालें और जो सजेशंस है वो दें, ठीक है। इसके बाद इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इसको रिसर्च किया, इसको पढ़ा, सोचा, समझा अच्छे से और कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट किए। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सजेस्ट किए उनमें से पहला था कि इस्टेब्लिश किया जाए, EST स्टैंड्स फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकायुक्ताज फॉर स्टेट्स। शुरू में ये बना था कि भाई खाली लोकपाल बनाया जाए, लेकिन इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बोला कि ओनली लोकपाल से काम नहीं चलेगा, साथ में लोकायुक्त भी चाहिए स्टेट्स के लिए। लोकपाल तो सेंट्रल लेवल पे काम करेंगे, लेकिन लोकायुक्त हर स्टेट के लिए देना पड़ेगा, तभी जाके स्टेट पे भी वहाँ के भी जो पॉलिटिकल लोग हैं या फिर जो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ की, उस पर भी नकेल कसा जा सके। तो ये अमेंडमेंट दिया था, सजेस्ट किया था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने। साथ में इसने बोला, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दीजिए, ठीक है। बोला गया कि लोकपाल एंड लोकायुक्त जो एक्ट आएगा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, ये जरूरी है। गवर्नमेंट ने इस रिकमेंडेशन के दम पे अपना जो पुराना वाला बिल था उसको हटा लिया, बिकॉज इतना रिकमेंडेशन आ गया था और बिल को विड्रॉ करना जरूरी था। तो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया और नया बिल इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसका नाम रखा गया लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल, ठीक है। लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल, इसको लोकसभा में सरकार ने रखा डिस्कशन के लिए। साथ में 116वां अमेंडमेंट बिल भी पेश किया गया सरकार के द्वारा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना था इसको, लोकपाल एंड लोकायुक्त को, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट चाहिए था, उसके लिए अमेंडमेंट 116वां बिल रखा गया। जो ये बिल था लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल, ये तो पास हो गया, बट अमेंडमेंट बिल पास नहीं हो पाया, ठीक है। अमेंडमेंट बिल पास नहीं हो पाया बिकॉज पॉलिटिकल पार्टियां एग्री नहीं की अमेंडमेंट के बात पे, लेकिन ये बिल पास हो गया, लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से पीछे हट गए लोग और बिल को पास कर दिया, ठीक है। बिल जब लोकसभा में पास हुआ तो इसको राज्यसभा में भेजा गया, इन राज्यसभा, ठीक है। जब ये राज्यसभा में गया तो राज्यसभा ने भी इसको रेफर किया एक सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया ताकि इस पे स्टडी की जा सके। सेलेक्ट कमेटी ने कुछ अमेंडमेंट के साथ इसको फिर से वापस राज्यसभा में भेजा और उस अमेंडमेंट के साथ ये बिल पास हो गया राज्यसभा में और लोकसभा ने इसको एग्री कर लिया, ठीक है। फिर बाद में प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए रखा गया और फाइनली 1 जनवरी 2014 को इसको प्रेसिडेंट का एसेंट भी मिल गया। ये बिल जो है एक्ट बन गया और इन फोर्स हो गया सिंस 16 जून 2014, मतलब 16 जून 2014 से ये लागू हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको बैकग्राउंड समझ में आया, बहुत ही क्लियरली मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस बिल के, इस एक्ट के फीचर के बारे में, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानो, ये दो नाम है यहाँ पे। लोकपाल है सेंट्रल लेवल के लिए, लोकायुक्त है स्टेट लेवल के लिए। यूनिफॉर्म बनाने के लिए बनाया गया है, मतलब कि जो लोकपाल जैसे काम करेंगे सेम मोडस ऑपरेंडी पे लोकायुक्त भी काम करेंगे। इससे क्या है, यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी लोकपाल एंड लोकायुक्त के बीच में, मतलब कि सेंटर और स्टेट के बीच में करप्ट अधिकारियों पे एक्शन के से रिलेटेड यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। ज्यूरिडिक्शन की बात करें अगर लोकपाल की, तो इसके अंदर पीएम आते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी आते हैं, ग्रुप ए बी सी और डी के ऑफिसर्स आते हैं और कुछ ऑफिशियल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं वो सब इसके ज्यूरिडिक्शन में है। ये लोग अगर करप्ट प्रैक्टिस, माल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई की जा सकती है। लोकपाल के चेयरपर्सन होते हैं लोकपाल में। अगर इसके कंपोजिशन की बात करोगे, लोकपाल में कौन कौन लोग काम करते हैं, तो यहाँ पे एक चेयरपर्सन होते हैं
और मैक्सिमम 8 मेंबर होते हैं इसमें, ठीक है, मैक्सिमम 8 मेंबर्स होते हैं अदर मेंबर्स, जिनमें से 50% जुडिशियल मेंबर होने चाहिए। मतलब उनका ओरिएंटेशन 8 में से 50%, मतलब 4 लोग ऐसे होने चाहिए जो जुडिशियल कहीं ना कहीं एरिया से आते हैं, ठीक है, बात समझ में आई। इन 8 में से, मैक्सिमम 8 में से 50% SC ST और OBC माइनॉरिटी या वुमेन से होना चाहिए। मतलब 4 ऐसे लोग होने चाहिए जो कि या तो SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो या वुमेन हो, ऐसे लोगों का 50% हिस्सा यहाँ पे होना है। साथ में इन लोगों को सिलेक्ट करने के लिए एक सिलेक्शन जो है, 1 सेकेंड, अगर बात करें सिलेक्शन की, सिलेक्शन अगर चेयरपर्सन के सिलेक्शन की बात करें, जो इसके चेयरपर्सन यहाँ पे लोकपाल के होते हैं, इनका सिलेक्शन एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा किया जाता है, जिसमें PM इसके पार्टिसिपेंट होते हैं, स्पीकर होते हैं लोकसभा के, और अपोजिशन के लीडर होते हैं, मेन अपोजिशन के लोकसभा के जो लीडर होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साथ में CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और या तो फिर उनके द्वारा नॉमिनेटेड एक सिटिंग जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो इतने लोग मिल के एक्चुअली सिलेक्शन करते हैं चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। लोकपाल के जो मुख्य व्यक्ति हैं, जो चेयरपर्सन है, उनका सिलेक्शन एक सिलेक्शन कमेटी के द्वारा किया जाता है, जिसमें मैंने नाम आपको बता ही दिया कौन कौन से लोग हैं। साथ में इमिनेंट ज्यूरिस्ट एक बंदा होता है जो बेसिकली चुना जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट 4 मेंबर कौन है? PM, स्पीकर, अपोजिशन लीडर, CJI। इन 4 लोगों के रिकमेंडेशन पे एक इमिनेंट ज्यूरिस्ट भी पार्टिसिपेट करते हैं इनके सिलेक्शन में, किसके? चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल, ठीक है, बात समझ में आई। अब इनको सपोर्ट करने के लिए, सिलेक्शन कमेटी को सपोर्ट करने के लिए एक सर्च कमेटी होती है, जो कि हेल्प करती है सिलेक्शन कमेटी को सिलेक्शन फॉर चेयरपर्सन, ठीक है। और PM को इसके परव्यू में रखा गया है। जो लोकपाल है उससे PM भी बाहर नहीं है। PM भी अगर करप्ट प्रैक्टिस, माल एडमिनिस्ट्रेशन में फंसते हैं तो कुछ इनके लिए स्पेशल प्रोविजन है हालांकि, लेकिन इनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है, कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस है इनका, ठीक है। इसके अलावा जो सर्च कमेटी होती है उसमें भी 50% मेंबर जो सर्च कमेटी के लोग होते हैं वो SC ST OBC माइनॉरिटी या वुमेन से लिए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो अगर जब ग्रुप A और B के जो अधिकारी हैं, ठीक है, उन पे कार्रवाई करती है तो CVC यहाँ पे लोकपाल को रेफर करती है मैटर, ठीक है। लोकपाल एक्चुअली CVC को रेफर करता है, सॉरी यहाँ पे करेक्शन करता हूँ मैं। लोकपाल जो ग्रुप A और B के अधिकारी होते हैं उन पे अगर कोई माल एडमिनिस्ट्रेशन का केस होता है तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को वो मैटर रेफर किया जाता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन रिपोर्ट बैक करती है, मतलब इस पे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट वापस देती है लोकपाल को। लेकिन जब ग्रुप C और D का कोई मैटर लोकपाल के द्वारा रेफर किया जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा कर्मचारी है, ऑफिसर है ग्रुप C या D का, और उसको लोकपाल रेफर करती है जब CVC को मैटर, तो CVC उस पर खुद ही एक्शन ले सकता है, रिटर्न बैक करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? जब भी ग्रुप A और B के अधिकारियों का कोई मैटर फंसता है जो कि करप्शन से रिलेटेड हो, माल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, तो लोकपाल उसको CVC के पास भेजता है। CVC क्या करता है, उसको जांच करने के बाद अपना रिपोर्ट देता है लोकपाल को, ठीक है। लेकिन जब ग्रुप C या D के अधिकारियों पे कोई अगर केस सौंपा जाता है CVC को जांच के लिए, तो CVC उस केस में खुद ही एक्शन ले सकता है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। ये जो लोकपाल है वो सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन भी देता है CBI को, मतलब CBI के अधिकारियों पे सुपरिटेंडेंस इसका काम है लोकपाल का, और उनको डायरेक्ट करने का भी काम इसका है। CBI साथ में कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो हमारी कंट्री की, उसको ये डायरेक्शन दे सकता है, उस पर सुपरिटेंडेंस कर सकता है।
फॉर केसेस रेफर्ड। जब भी मतलब लोकपाल केस रेफर करता है सीबीआई को या फिर किसी दूसरे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, तो उस पे सुपरिटेंडेंस और डायरेक्शन का काम ये कर सकता है। हाई पावर्ड कमिटी, एक जिसको चेयर करते हैं पीएम, वो सेलेक्ट करती है किसको? डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को, ठीक है। एंड अटैच कॉन्फिस्केट प्रॉपर्टीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट करप्ट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई ऐसा पब्लिक सर्वेंट है जो कि करप्ट मीन्स के द्वारा गलत तरीके से कोई प्रॉपर्टी एक्वायर किया है उसने, तो उसको लोकपाल के द्वारा, लोकपाल का ये फीचर है कि उसको उसकी प्रॉपर्टी की को जो कि करप्ट मीन्स से उसने एक्वायर किया है उसको अटैच किया जा सकता है, उसको कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्लियर टाइमलाइंस है, मतलब कि अगर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है तो उसको 3 मंथ में ही कंप्लीट कर लेना है, या तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 3 और मंथ के लिए। तो 3+3 3 महीने इनिशियली दिया जाएगा प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के लिए। कोई भी अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई केस चार्जेस लगे हैं तो लोकपाल अगर जब जांच करता है, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करता है, तो 3 महीने में कंप्लीट करना होता है, या फिर उसको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। तो 3 मंथ प्लस 3 मंथ एक्सटेंशन हो सकता है। अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उसमें 6 मंथ इनिशियली, बाद में उसका 6 मंथ एक्सटेंशन भी मिल सकता है। साथ में अगर ट्रायल चल रहा है तो 1 साल में ट्रायल कंप्लीट कर लेना है, और या तो फिर 1 साल का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। तो मतलब 1+1 इसका है। एंड इसको अचीव करने के लिए, इस टाइमलाइन को अचीव करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स सेटअप करता है कौन? लोकपाल, ठीक है। आगे बढ़े। पनिशमेंट का जो प्रोविजन है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मैक्स दिया जा सकता है 7 से 10 साल का। और जो इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो सेक्शन है 7, 8, 9 एंड 12, उसके तहत कोई पनिशमेंट दिया जाता है तो 3 साल का दिया जा सकता है। और अगर सेक्शन 15 में पनिशमेंट देना है तो उसमें मैक्सिमम 2 साल का दिया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से कवर्ड है इसके, लोकपाल उस पर कार्रवाई कर सकता है, जांच कर सकता है। तो जो भी फाइनेंस की जाती हैं फुल्ली या फिर पार्शियली गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, वो उसके लोकपाल के सीधे परव्यू में आता है। मतलब लोकपाल उन कर्मचारियों में पे एक्शन ले सकता है जो व्यक्ति, जो कर्मचारी काम करते हैं वैसी इंस्टीट्यूशंस में जो कि फाइनेंस की जाती हैं पार्शियली या फुल्ली सरकार के द्वारा। बात समझ में आई? बट जो कुछ गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन होती हैं वहां पे जुरिडिक्शन नहीं होता है लोकपाल का। मतलब फाइनेंस की जाती है सरकार के द्वारा, वहां पे तो होगा, लेकिन गवर्नमेंट की मदद से जो इंस्टीट्यूशन काम करती हैं उस पे लोकपाल का परव्यू नहीं है, वो लोकपाल के अंडर नहीं आता है, ठीक है। एडिक्वेट प्रोटेक्शन भी दिया गया है यहाँ पे। अगर फीचर की बात करें तो एडिक्वेट प्रोटेक्शन दिया गया है जो अपराइट पब्लिक सर्वेंट है, जो अच्छे पब्लिक सर्वेंट हैं, जो कभी करप्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आते हैं, माल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आते हैं, उनके लिए एडिक्वेट प्रोटेक्शन भी दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्रोविजंस एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग सीबीआई, तो कई सारे ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं ताकि सीबीआई को फर्दर स्ट्रेंथन किया जा सके। तो लोकपाल का ये भी एक फीचर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कहें स्ट्रेंथन करने के लिए सीबीआई को, तो सेटअप करना डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ये पहले नहीं हुआ करता था। लोकपाल के आने के बाद एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन पोस्ट बनाया गया है जो कि प्रोसिक्यूट करेगा मैटर्स को। अपॉइंटमेंट अगर बात करें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की, तो वहां पे की जाती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीबीसी। ये सीबीसी वाले क्लास में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, आई होप यू रिमेंबर इट, ठीक है। देन मेंटेनेंस ऑफ पैनल ऑफ एडवोकेट्स बाय सीबीआई अदर देन गवर्नमेंट एडवोकेट्स, ये भी एक सीबीआई को फर्दर स्ट्रेंथन करने का एक मेजर है जो कि कब आया? लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट के आने के बाद आया। ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग केसेस रेफर्ड बाय लोकपाल, तो जब चाहे लोकपाल अगर, ठीक है, लोकपाल एक्ट में एक फीचर और भी है कि सीबीआई के कोई बंदा जो कि लोकपाल के कहने पे कोई केस को
इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो उसको ट्रांसफर भी करने का पावर किसके पास रहेगा? सीबीआई के पास नहीं रहेगा, लोकपाल के पास ही रहेगा। समझे? बात समझ में आई होगी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है जिसमें फॉरेन के कंट्रीब्यूशन आते हैं, वहाँ पे एक्चुअली कुछ लिमिट रखा गया है। अगर कोई कंपनी है, कोई बंदा है, कोई कंपनी है जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में पैसा रिसीव कर रही है फॉरेन से, तो वो जो 10 लाख से ज़्यादा, अगर 10 लाख या उससे ज़्यादा पर ईयर अगर रिसीव कर रही है फॉरेन से, तो उसको भी अंडर परव्यू रखा गया है लोकपाल के। ठीक है, बात समझ में आई होगी। मैंडेट क्या है? मैंडेट इज टू सेटअप लोकायुक्त 365 फ्रीडम टू स्टेट्स टू डिसाइड कंट्रोल्स। तो देखिए, जब ये एक्ट आया ना तो 365 दिन दिए गए स्टेट्स को। बात समझ में आई? मैं बताता हूँ, समझना बड़े ध्यान से। मैंडेट रखा गया इस एक्ट में कि विद इन 365 डेज स्टेट्स को फ्रीडम दिया गया कि 365 दिन में आप कैसे लोकायुक्त बनाओगे उसका कंट्रोल डिसाइड करो, कि मतलब क्या नियम बनाना चाहते हो, कौन कौन से लोग लोकायुक्त में आएंगे, ये स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये मैंडेट था ताकि स्टेट्स को फ्रीडम मिल सके अपना लोकायुक्त चुनने, लोकायुक्त का जो एक्ट है उसको पास करने का, उसमें जो भी अमेंडमेंट लाने का और उसको अपने हिसाब से बनाने का। ठीक है, अब ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। नो सो मोटो पावर, मतलब कि खुद का इनका पावर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन तो कर लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले सकते। नो सो मोटो पावर। ठीक है, लोकपाल एंड लोकायुक्त के पास खुद का एक्शन लेने का पावर नहीं है। खुद से इनिशिएटिव तो कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, कई बार मैटर भी रेफर आता है तब भी जांच करते हैं, लेकिन खुद से एक्शन नहीं ले सकते। इम्फेसिस फ्रॉम फॉर्म ऑफ कंप्लेंट देन सबसिस्टेंस, ये थोड़ा टिपिकल टर्म है। इसका मतलब ये है कि जो ये कंप्लेन आता है उस पर फोकस करते हैं, सबसिस्टेंस पे फोकस नहीं करते, कि मतलब क्या एक्चुअल हुआ है उस पर नहीं। जो कंप्लेन आता है ना उसी कंप्लेन के पीछे पड़ जाते हैं, उसको प्रूव करने के चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन सबसिस्टेंस क्या है उसको भूल जाते हैं लोग। तो ये भी इसका ड्रॉबैक है। हेवी पनिशमेंट भी कई बार दिया जाता है लोकपाल एंड लोकायुक्त के द्वारा। ठीक है, फॉर फॉल्स एंड फ्रिवुलस इनफैक्ट कंप्लेंट्स। कई सारे कंप्लेंट ऐसे होते हैं जो फॉल्स हैं, फ्रिवुलस हैं, फिर भी वहाँ पे हेवी पनिशमेंट दे दिया जाता है कई बार लोकपाल एंड लोकायुक्त के द्वारा। ये भी एक ड्रॉबैक है। ठीक है, एनोनिमस कंप्लेंट्स नॉट अलाउड। कहने का मतलब है कि जब भी आपको कंप्लेन करना है तो आपको अपना खुद का नाम एक फॉर्मेट में देना होगा, सब कुछ बताना होगा, आप कौन हो, कैसे कंप्लेन कर रहे हो, क्यों कंप्लेन कर रहे हो, बहुत सारी बातें आपको देनी है। एनोनिमस कंप्लेन नहीं है, मतलब कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक लेटर लिख दिया, उसमें अपना नाम नंबर नहीं लिखा और डाल दिया कि भाई ये फलाना आदमी जो है वो करप्ट है, आपने ये डाल दिया। एनोनिमस कंप्लेन को डील ही नहीं किया जाता है। कंप्लेन के लिए पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट को भरना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, कई लोग जो नाम अपना नहीं आने देना चाहते हैं, कंप्लेन करना चाहते हैं बट नाम नहीं सामने आए, वो डरते हैं, वैसे लोग कंप्लेन नहीं कर पाते। लीगल असिस्टेंस टू द पब्लिक सर्वेंट, जिसके खिलाफ कार्रवाई करती है लोकपाल एंड लोकायुक्त, वो पब्लिक सर्वेंट को लीगल असिस्टेंस भी मिलता है, तो ये एक थोड़ा ड्रॉबैक दिखता है। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ 7 years टू फाइल कंप्लेंट्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप कोई भी कंप्लेन करना है ना, तो जब भी कोई चीज गलत हुई है उसके विद इन 7 years में आपको कंप्लेन कर देना है। 7 साल से ज्यादा हो गया तो कंप्लेन आप नहीं कर पाओगे, ये भी इसका ड्रॉबैक है। पीएम के लिए जो प्रोविजन है वो नॉन ट्रांसपेरेंट है। एक स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो किया जाता है पीएम को अगर प्रोसिक्यूट करना है अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त, तो वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जो कि काफी वेग है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, तो ये भी इसका ड्रॉबैक है। अब हम बात करेंगे, लोकपाल तो कर लिया हमने, लोकायुक्त का बात कर लेते हैं। ठीक है, लोकायुक्त बहुत पहले से हमारे देश में बहुत पहले से इस्टेब्लिशमेंट किया है हमारी स्टेट्स ने, कई सारी स्टेट्स ने तो बहुत पहले ही कर लिया था। पहला स्टेट माना जाता है महाराष्ट्र का। एक्चुअली उड़ीसा ने सबसे पहले पास किया था, लेकिन महाराष्ट्र ने, उड़ीसा वाला लागू नहीं हो पाया, बहुत लेट लागू हुआ, लेकिन महाराष्ट्र का जल्दी लागू हो गया था। तो पहला स्टेट जिसने लोकायुक्त अपना एक इंस्टीट्यूशन बनाया था वो है महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वेरियस एस्पेक्ट जान लेते हैं इसका। स्ट्रक्चरल वेरिएशन होता है, मतलब कि स्टेट्स में लोकायुक्त का जो प्रोविजन है वो अलग अलग है। जैसे कि बात करें अगर राजस्थान, कर्नाटक,
और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तो यहाँ पे लोकायुक्त एज वेल एज लोकायुक्त एज वेल एज उप लोकायुक्त भी होते हैं। मतलब लोकायुक्त के साथ साथ उप लोकायुक्त भी वहाँ पे नियुक्ति की जाती है। दो लोग होते हैं, लोकायुक्त भी होते हैं, उप लोकायुक्त भी होते हैं। लेकिन कुछ अदर स्टेट की बात करें जैसे बिहार, यूपी, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे ओनली एंड ओनली लोकायुक्त ही होते हैं। अपॉइंटमेंट में भी वेरिएशन है। अपॉइंटमेंट मैक्सिमम जगह एक्चुअली गवर्नर के द्वारा किया जाता है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड अपोजिशन लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये हालांकि कई जगह ऐसा नहीं होता है, कई जगह मैक्सिमम जगह ऐसा है कि गवर्नर ही करते हैं अपॉइंटमेंट इनका, लोकायुक्त का, लेकिन कंसल्टेशन लेना पड़ता है किसका? चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट का और अपोजिशन लीडर का। क्वालिफिकेशन में भी वेरिएशन है, जैसे यूपी, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा, कर्नाटक, असम वगैरह में वैसे बंदे को लोकायुक्त बनाया जाता है जो कि जुडिशियल नेचर का, जुडिशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वहाँ पे। लेकिन अगर बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान की बात करोगे तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई बंदा अगर जुडिशियल से है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लोकायुक्त बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, टेन्योर। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में जो लोकायुक्त का टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है, या तो 5 साल या फिर मैक्सिमम 65 ईयर्स उसका एज, ठीक है। बट कोई मैक्सिमम जगह ये भी है कि उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, एक बार बना दोबारा नहीं बन सकता है। ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो अगेन देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। जैसे कि ज्यूरिडिक्शन की बात करें तो सीएम को ज्यूरिडिक्शन में रखा गया है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, गुजरात में सीएम को अंडर द परव्यू रखा गया है लोकायुक्त के। लेकिन अगर बात करें महाराष्ट्र के, यूपी के और राजस्थान के और बिहार और ये उड़ीसा के सीएम का, तो उनको इसमें नहीं रखा गया है, उनको लोकायुक्त से बाहर रखा गया है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में ईदर ऑन कंप्लेंट और सो मोटो, तो मतलब लोकायुक्त जो चाहे तो अपना खुद से इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या फिर कंप्लेन के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। बट यूपी, एचपी और असम की बात करें तो यहाँ पे नो सो मोटो पावर इन स्टेट, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और असम ऐसी स्टेट है जहाँ पे ओनली एंड ओनली जो कार्रवाई है लोकायुक्त की वो कंप्लेन पे ही होती है, सो मोटो नहीं होती है, मतलब खुद से नहीं होती है, ओनली कंप्लेन पे होती है। सो मोटो का मतलब होता है खुद से, ठीक है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ केसेस कवर्ड। कौन कौन से केसेस यहाँ पे कवर किया जाता है लोकायुक्त के द्वारा? तो ग्रीवांसेस, ठीक है, एलिगेशंस। महाराष्ट्र, यूपी, असम, बिहार, कर्नाटक में ग्रीवांसेस और एलिगेशन दोनों कवर किए जाते हैं। यहाँ पे भी वेरिएशन मिलेगा देखना। बट अगर बात करोगे हिमाचल प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, राजस्थान का, गुजरात का, तो ओनली एलिगेशन पे ही कार्रवाई की जाती है, ग्रीवांस सॉल्व नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अदर फीचर्स अब इसी के लोकायुक्त के। तो एनुअल रिपोर्ट लोकायुक्त को जमा करना पड़ता है गवर्नर को, अपना एनुअल रिपोर्ट ऑफ फंक्शनिंग ये जमा कर देते हैं गवर्नर को, और वही रिपोर्ट गवर्नर रख देते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के पास विद अ मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखा जाता है, लेजिस्लेचर में रखा जाता है, लोग इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एमएलए होते हैं, ठीक है, member of legislative assembly. लोकायुक्ता is responsible to the state legislature, ठीक है। It takes help of the state investigation agency and can call for files, documents, etc. And also its advices are not binding, मतलब कि जो लोकायुक्त एडवाइस करता है जांच करने के बाद वो बाइंडिंग नहीं है, सरकार चाहे तो उसको माने, ना चाहे तो ना माने। तो ये भी एक लिमिटेशन की तरह ही मुझे लगता है, लिमिटेशन इनफैक्ट है ही, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। ये लोकायुक्त वाला, लोकपालन लोकायुक्त वाला चैप्टर यहाँ पे हमने कंप्लीट किया सक्सेसफुली, ठीक है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। थोड़ा सा फॉन्ट का मैं एग्री करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मुझे तो समझ आ रहा है क्योंकि मैंने लिखा है, बट आपको भी समझ में आना चाहिए बिकॉज मैंने अच्छे से एक एक वर्ड को भी एक्सप्लेन किया है। सो दैट्स ऑल। इसको भी मैं नोट्स में अपने इनकॉर्पोरेट करूँगा। तो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और लोग दोस्तों में शेयर कर देना इस वीडियो को। थैंक यू, बाय।